1949 की जनवरी की एक रात को मैरीलैंड टाउन में एक फैमिली चैन से सो रही थी। तभी आधी रात होते ही उनको अपने घर में अजीब से शोर की आवाज सुनाई देती है, जिसको जब वो चेक करने अपने रूम से बाहर निकलते हैं तब उनको पता चलता है कि वो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उनके बेटे के रूम से आ रही थी। एंड जैसे वो उसका रूम खोलते उस आवाज को सुनते हुए उनकी सांसें अटक जाती है, क्योंकि वो देखते हैं कि उनका लड़का बेड पर अजीब सी पोजीशन में लेटा हुआ ऊपर छत पर किसी को देखते हुए छक्के खा रहा था। उनको तो लग रहा था कि शायद उनका बेटा बीमार है, बट वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनके बेटे के साथ जो हो रहा था और जो होगा वो इतिहास का सबसे खतरनाक डिमोनिक पोजेशन था। सो वेलकम एवरीवन टू गोस्ट आर्काइव्स एपिसोड 4। रॉबी मैनियम एके रोलैंड डो का जन्म जून 1, 1935 में मैरीलैंड की कॉटेज सिटी में होता है। रॉबी अपने माँ बाप की इकलौती औलाद होती है एंड बचपन से उसके कुछ खास दोस्त नहीं होते, मगर रॉबी अपनी आंट से काफी ज्यादा क्लोज था। एक तरीके से वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। अच्छा, रॉबी की जो आंट थी वो उस टाइम पर उइजा बोर्ड, जिससे स्पिरिट्स यानी आत्माओं से बात करी जाती है, उसको इस्तेमाल करके लोगों को उनके मरे हुए लव्ड वन से बात कराया करती थी। एंड रॉबी भी इस चीज से काफी ज्यादा फैसिनेटेड था एंड उसने अपनी आंट से इस बोर्ड को इस्तेमाल करना भी सीख लिया। रॉबी और उसकी आंट इस बोर्ड की मदद से कई बार काफी स्पिरिट्स को बुलाकर उनसे बातें करा करते थे। एंड कुछ सालों तक तो सब कुछ सही चल रहा था, मगर एक दिन अचानक से रॉबी की आंट की डेथ हो जाती है। एंड इस चीज का रॉबी पर बहुत गंदा असर पड़ता है, क्योंकि वो अपनी आंट से बहुत ज्यादा प्यार करता था एंड अब उस टाइम पर वो बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहा था। एंड इसीलिए वो उस वीजा बोर्ड की मदद से कई बार अपनी आंट से बात करने की कोशिश करता है। एंड यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसको उसकी आंट मिली या नहीं ये तो बात की बात है, मगर कोई ऐसा जरूर मिल गया था जो कि अब रॉबी की जिंदगी को मौत से भी बदतर करने वाला था। एक रात जब पूरी फैमिली सो रही होती है तो उनको उनके घर पर पानी लीक करने की आवाज सुनाई देती है। वो उसको उस टाइम पर इग्नोर कर देते हैं, ये सोचकर कि कहीं कोई नल लीक कर रहा होगा। बट सुबह उठकर जब वो पूरे घर की चेकिंग कराते हैं तो उनको कुछ नहीं मिलता एंड आवाज उनको आने वाले पूरे हफ्ते तक सुनाई देती है। इवन उन्होंने प्लम्बर बुलवाकर जब पूरी पाइपलाइन चेक करवाई तब भी उनको कहीं कोई लीकेज नहीं मिली। खैर, वो इन आवाजों की परेशानी से जूझ रहे होते हैं, तभी उनको अपने घर के फर्नीचर पर खरोचने की भी आवाजें सुनाई देने लगती है। और ये चीज सिर्फ घर में ही नहीं, बल्कि रॉबी जब स्कूल जाता था तो वो जिस सीट पर बैठता था वो अचानक से तेजी से मुड़कर दूसरी सीट से जाकर लड़ जाती। एंड कभी कभी तो उसको क्लासरूम के बीच में अजीब सी आवाजें सुनाई देती, एज इफ कोई उसे बुला रहा हो। एंड हद तो तब हो गई जब एक रोज रॉबी के पेरेंट्स को रात में बहुत तेज शोर सुनाई देता है, जिसको जब वो चेक करने बाहर निकलते हैं तो उनको उनके घर पर टंगी जीसस क्राइस्ट की फोटो बहुत ही तेजी से हिलते हुए दिखाई देती है। साथ ही वो फोटो हिलते हुए एक स्पेसिफिक दिशा की ओर पॉइंट कर रही थी, जो की था रॉबी का रूम, जिसको जब वो चेक करने जाते हैं तो उनको रॉबी बेड पर एकदम अधमरी सी हालत में ऊपर किसी को देखता हुआ तेजी से चिल्लाता हुआ पड़ा मिलता है। रॉबी के पेरेंट्स उसको फिर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, मगर डॉक्टर ने उनको बताया कि उनका बेटा कम्प्लीटली नॉर्मल है एंड हो सकता है उसको कोई नाइटमेयर आया हो जिसकी वजह से वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है। बट इसके बाद चीजें और भी बदतर होना शुरू हो जाती है, क्योंकि रॉबी को अपने पीठ पर तेज नोचने के निशान मिलते हैं, जिसको जब वो अपनी माँ को दिखाता है तो वो ये देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि उसकी पीठ पर बड़े बड़े अक्षरों पर किसी ने नोचते हुए लुइस लिखा हुआ था। अब रॉबी की जो माँ थी वो सेंट लुइस से थी, तो उनको लग रहा था कि शायद अगर वो लोग वहां जाएंगे तो इसका कोई सोल्यूशन मिल सकता है एंड वो वहां चले जाते हैं। बट वहां भी उनको कुछ नहीं मिलता। उल्टा रॉबी की जो हालत थी वो और भी ज्यादा खराब होने लगती है। वो रात में अजीब सी भारी और गर्गलिंग आवाज में चिल्लाने लगता है, साथ ही उसकी बॉडी पर अचानक से कई सारे काटने पीटने के निशान बन जाते हैं। एंड ये सब देखकर रॉबी की फैमिली डिसाइड करती है कि उनको अब रिलीजियस हेल्प की मदद लेनी पड़ेगी। इसके बाद वो मैरीलैंड के सेंट जेम्स पैरिश हाउस में जाते हैं एंड वहाँ वो फादर एल्बर्ट ह्यूज से मिलते हैं, जो कि उस टाइम पर नए नए फादर बने हुए थे, जिसकी वजह से उनको इस मामले में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं थी। मगर फिर भी वो रॉबी के पेरेंट्स की मदद करते हैं, उनको एक होली वाटर की बोतल देकर और 2 ब्लेस्ड कैंडल्स देकर। बट ये चीज आग में घी डालने वाला काम करती है, क्योंकि इसके बाद घर में होने वाली अजीब चीजें और भी ज्यादा वायलेंट होने लगती हैं। जैसे जो फर्नीचर होता है वो अपने आप उड़कर उनकी तरफ आ जाता है एंड इसीलिए इस बार फादर ह्यूज पर्सनली उस घर में जाते हैं मुआयना करने एंड उनके कदम रखते ही उनको ये यकीन हो जाता है कि यहाँ का मामला बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। फादर ह्यूज फिर रॉबी से बात करने की कोशिश करते हैं, जो कि उनसे लैटिन भाषा में बात करने लगता है एंड ऑब्वियसली वो इस भाषा को नहीं जानता था। इसके बाद फादर ह्यूज अपने सीनियर से एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करने की परमिशन लेते हैं एंड 1949 के मार्च महीने में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में उसका एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किया जाता है। एक्सॉर्सिज्म की शुरुआत होते ही रॉबी बहुत जोरों जोरों से गर्गलिंग आवाज में चीखने चिल्लाने लगता है। साथ ही जिस बेड से वो बंधा हुआ था वो भी अचानक से खिसक कर रूम के दूसरे कोने में जाके लड़ जाता है। मगर फादर ह्यूज अपनी प्रेयर्स को कंटिन्यूअसली पढ़ रहे थे, बट रॉबी के अंदर की आत्मा को ये चीज पसंद नहीं आती एंड वो रॉबी के हाथ को कस के खींच कर छुड़ा लेती है एंड बेड के नीचे लगी एक बड़ी सी स्प्रिंग के टुकड़े को निकाल कर
रॉबी फादर ह्यूज के कंधे के ऊपर जोर से एक अटैक करता है एंड खींचकर उसको उनकी कमर तक नोच देता है। फादर ह्यूज तुरंत फिर अपनी प्रेयर्स को रोक देते हैं एंड बेहोश होकर वहीं गिर जाते हैं। बाद में उनको लगभग 140 टाके आए थे एंड उनका एक हाथ पूरी तरीके से डिसफंक्शनल हो जाता है। इस एक्सॉर्सिज्म के बाद रॉबी की एक कजन एलिजाबेथ उसकी इस हालत के बारे में सेंट लुइस यूनिवर्सिटी में अपने हेड यानी फादर रेमंड बिशप को बताती है, जो कि बाद में रॉबी को देखने जाते हैं एंड उनको रॉबी की हालत देखकर विश्वास नहीं होता। इसके बाद फादर रेमंड दूसरे फादर यानी फादर वॉल्टर और फादर विलियम को इस केस के बारे में बताते हैं एंड वो सब मिलकर डिसाइड करते हैं दोबारा एक्सॉर्सिज्म करने का। 16 मार्च 1949 को इस सीरीज का सबसे पहला एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किया जाता है। सीरीज वेल यस, क्योंकि यू वोंट बिलीव मगर रॉबी के शरीर पर लगभग 30 एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किए गए थे। यस 30। एक्सॉर्सिज्म शुरू होते ही रॉबी अचानक से दोबारा उसी गर्गलिंग आवाज में चिल्लाने लग जाता है एंड वहां मौजूद सभी फादर्स को गंदी गंदी गालियां देने लगता है और ये चीज हर रोज हो रही थी। बट हैरानी की बात ये थी कि हर दिन के एंड आते आते रॉबी एकदम नॉर्मल हो जाता एंड गहरी नींद में सो जाता, बट सुबह होते ही दोबारा उस पर भूत सवार हो जाता है। बट कुछ ही दिनों में रॉबी के अंदर बसी आत्मा ने उसके शरीर पर यानी चेस्ट से लेकर उसके ग्रॉइन एरिया तक बड़े बड़े लेटर्स में एग्जिट के निशान बनाकर नोच दिए एंड ये निशान बनते समय रॉबी की सांसें तक रुक गई थी क्योंकि उसको इतना ज्यादा दर्द हो रहा था। सारे फादर्स ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर रॉबी को किस तरीके से इस आत्मा से मुक्त किया जाए, मगर वो भी सिर्फ कोशिश ही कर सकते थे। बट आने वाले दिनों में ये हालात और भी बदतर होते गए जब रॉबी के चेस्ट के ऊपर और उसकी थाइस पर हेल के निशान नोच के बनाए जाते हैं। बट फॉर्चुनेटली इस बार रॉबी चिल्लाते हुए उस रूम की खिड़की की ओर इशारा करता है, जिसको जैसे ही जब खोला जाता है तो आखिरी बार रॉबी हवा में उड़ता है एंड कस के एक दफा चिल्लाकर वहीं बेड पर गिर जाता है एंड फाइनली ये उसका आखिरी एक्सॉर्सिज्म होता है। कुछ दिन रॉबी के ऊपर फादर अपनी नजर बनाए रहते हैं, उसको नोटिस करते हैं एंड इवेंचुअली कुछ ही दिनों में रॉबी की हालत सुधरने लगती है एंड वो वापस से नॉर्मल हो जाता है। ये केस काफी ज्यादा भयानक था क्योंकि शायद इतिहास में पहली बार किसी इंसान के ऊपर 30 एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किए गए थे एंड आगे जाकर इस पूरे केस पर द एक्सॉर्सिस्ट नाम की एक कल्ट क्लासिक मूवी भी बनती है। हालांकि उस मूवी में जो कैरेक्टर्स थे उनको चेंज करके थोड़ा फिक्शनलाइज किया गया था, बट इवेंचुअली वो मूवी इसी केस से इंस्पायर्ड थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड कमेंट डाउन कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। सो दैट्स ऑल, और इज इट?